हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। पार्ट 2 है ये हमारी इस सीरीज़ का। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखना। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है ईपीएफओ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, पूछ रहा है यहाँ पे, राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी मीन्स, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली। ऑप्शन बी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली। ऑप्शन सी, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी ओनली। ऑप्शन डी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो गिवन में से क्या होगा जब अगर किसी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, अगर उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और 5 की जगह अब वो 6 या 7 रुपये का हो गया, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली। अगर कोई चीज़, कोई कमोडिटी 5 से बढ़ के 10 की हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है। इसका मतलब ये होता है इकोनॉमिक के टर्म में कि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, आप 5 रुपये में एक चीज़ खरीद लाते थे, अब उसके लिए आपको 10 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, अब उसको ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके करेंसी की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी इन विच। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है उस इकोनॉमी में क्या होता है। ऑप्शन ए, द मनी सप्लाई इज़ फुली कंट्रोल्ड। तो जो मनी का सप्लाई होता है पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है अथॉरिटी द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल बैंक हो। ऑप्शन बी, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस। तो जो डेफिसिट होता है फाइनेंसिंग में वो देखा जाता है। ऑप्शन सी, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस। या ऑप्शन डी, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। तो ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा नेहरू के टाइम में क्या था। तो नेहरू जी के टाइम में जनरली हमारी जो इकोनॉमी थी स्टार्टिंग के फेज में हमने क्लोज रखी थी। हम ना तो ट्रेड करते थे, ना ही हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ख़राब रह चुका था। क्योंकि ट्रेड के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या हुए थे, गुलाम हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के पीरियड में हमने क्या किया था, हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था। और 1991 का जो था एलपीजी रिफॉर्म, उसके बाद हमारी कंट्री क्या हो गई थी, ओपन हो गई थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सर्ज प्राइसिंग टेक प्लेस व्हेन अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्ज होता है प्राइस में, जो उछाल देखा जाता है, ठीक है, जो बढ़ाव देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है। व्हेन अ सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर ऐसा क्या करता है कि जो प्राइस होता है वो उसमें उछाल देखा जाता है। ऑप्शन ए, राइज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस एज डिमांड आउटस्ट्रिप सप्लाई। राइज हो जाता है प्रोडक्ट के प्राइस में क्योंकि डिमांड उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, फॉलोज प्रीसेट प्राइस इम्यून टू डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। ऑप्शन सी, फिक्सेस अ मिनिमम प्राइस ऑफ इट्स सर्विस। या ऑप्शन डी, फिक्सेस एन एवरेज प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड ओवर अ डे। तो ये ऐसे सवालों को आपको अगर समझ ना भी आए तो आपको याद करके जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही ईपीएफओ एग्ज़ाम में देखे गए हैं। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, तो जो हमारा यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस एज डिमांड आउटस्ट्रिप। तो जो डिमांड बढ़ता है उसके चक्कर में जो प्राइस बढ़ता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सर्ज प्राइसिंग। ठीक है, तो सर्ज प्राइसिंग क्या बोलते हैं, जब हमारे डिमांड के कारण हमारा प्राइस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक होता है लोअर प्राइस, जब डिमांड क्या हो, जब डिमांड कम होता है, वीक होता है, तो प्राइस क्या होता है कमोडिटी का, लो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अजम्पशन इन द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड के कुछ अजम्पशन है, टोटल 5 अजम्पशन है यहाँ पे, तो उनमें से पूछ रहा है कि गिवन 4 में से कौन सा वो एक अजम्पशन यहाँ पे गलत है या नहीं है वो। ठीक है, ऑप्शन ए, देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। क्या जो प्रोड्यूसर होता है, क्या वो ये अजम्पशन लेके चलता है कि जो हम आपके कंज्यूमर है उनका ना ही डिमांड चेंज होगा, ना ही टेस्ट चेंज होगा, ना ही प्रेफरेंस चेंज होगा। तो क्या ये बात सही है। ऑप्शन बी, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। जो कंज्यूमर है आपका उसका रिमेन कांस्टेंट क्या होता है,
उसका इनकम कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो आज 10,000 कमा रहा है तो कल 4,000 कमाएगा। तो ये क्या ये अज्यूम करके चलते हैं आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं कि इनकम हमेशा इनका कांस्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन सी, कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या ये बात अज्यूम करके चलता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेट जैसे किया जाता है किसी प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, क्या उससे अफेक्ट होते हैं। ऑप्शन डी है, देयर आर नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आपका जो इसके जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिस्किट पैकेट है तो उसके सेम जैसे मैगी है और एक सनफिश नूडल्स आता है, तो दोनों ही एक ही प्रोडक्ट है लेकिन दो अलग अलग कंपनीज की आती हैं यहाँ पे। तो क्या ये अज्यूम करके चलते हैं प्रोड्यूसर कि जो दूसरी प्रोडक्ट जो बनाते हैं दूसरी कंपनी के, वो भी अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये कौन सी यहाँ पे अजम्पशन सही है, आपको बतानी है कौन सी यहाँ पे अजम्पशन गिवन में से एक गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, कंज्यूमर अफेक्ट हो जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन से, किसी चीज़ को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है उससे क्या कंज्यूमर अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है इनके अजम्पशन से, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये बात सही है लेकिन ये अजम्पशन लेके ये नहीं चलते हैं। तो मेन कौन सी वो 4-5 अजम्पशन है। तो ये पहले आपकी कौन सा हो गया, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो इसके अलावा जो सेम कमोडिटी होगा उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नो चेंज इनकम ऑफ कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो कस्टमर्स के जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस करते हैं वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है आपका, उसके साइज में भी कोई चेंज नहीं होगा। और नो एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर चेंज इन प्राइस। और ये कंपनीज जो होती हैं वो ये भी सोच चलती है कि फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है प्राइस में। ठीक है, तो ये 5 अजम्पशन है, आपको लिख लेना है। ये 5 अजम्पशन है जो कंपनीज, जो प्रोड्यूसर मान के चलती है कस्टमर को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड माइग्रेशन टू एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अकाउंटिंग में भी पूछा जा सकता है और इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके जाना है। इसका आंसर क्या होगा, IV रेड्डी, DN घोष, RH पाटिल या C रंगराजन। तो गिवन में से कौन वो थे जिन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग से हमें एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम की ओर मूव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंगराजन। ठीक है, C रंगराजन जो गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। ठीक है, तो ये वो थे जिन्होंने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि हमें कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम से एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आना चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो पहले या दूसरे चैप्टर में ही 11th में ये चीज़ें बताई गई है कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम और एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैश बेस्ड में मेनली वो कि हम कैश ट्रांजैक्शन को ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हम कैश तो रिकॉर्ड करते ही हैं, इसके अलावा क्रेडिट, उधार ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंपनीज एक्ट में भी मेंशन है, कंपनीज एक्ट में भी यहाँ पे इसको क्वालिफाई करता है। तो ये आपको याद रखना है और इसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है अभी के टाइम में एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशन गिवन में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन मनी सप्लाई या ऑप्शन डी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो किसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है इकॉनमी में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो जब क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा होंगे तो इकॉनमी में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग हैं फॉर एग्जांपल जिनके पास पैसे हैं और यहाँ पे कमोडिटी 1 है या 2 है या 3 ही है मान लीजिए। तो क्या होगा, थोड़े से गुड्स के लिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बोली लगाएंगे एक तरीके से। तो इससे क्या होगा, उस गुड की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उस गुड्स की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जब पैसे क्या होंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पे कर सकते हैं किसी भी
सामान के लिए, तो इससे महंगाई देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। तो महंगाई को टैकल करने के लिए, ठीक है, आपको जो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डाउन पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी डिस इन्फ्लेशन या ऑप्शन डी री इन्फ्लेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का आप यहाँ पे कह सकते हो, जब इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, बढ़ता है लोगों के हाथ में, और मनी सप्लाई को कम करना, ठीक है, मनी सप्लाई को कम करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है री इन्फ्लेशन, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रेट शुड, इन्फ्लेशन के टाइम में जो मनी का करेंसी का जो रेट होता है वो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा, मनी का जो रेट होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या फ्लक्चुएट करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा। तो करेंसी की जो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो क्या होगा, करेंसी लोगों के हाथ में जब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, करेंसी की वैल्यू नहीं आप यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पे रेट याद रखोगे, मतलब लोगों के पास में पहले के हिसाब से ज़्यादा पैसे अगर हाथ में, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इन दी पैरालेंस ऑफ इकोनॉमी कॉमर्स व्हाट इज गिल्ट एज मार्केट। तो गिल्ट एज मार्केट क्या होता है इकोनॉमी के टर्म में, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट को बोलते हैं, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट को बोलते हैं, या ऑप्शन सी मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज को बोलते हैं, या ऑप्शन डी मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्केट ऑफ सेफ सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे होता है क्या, देखो, गिल्ट एज मार्केट में सेफ सिक्योरिटी की बात होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो उसे उस पर इंटरेस्ट तो कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पूरी होगी, मतलब पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होंगे, अब चाहे उस पर वो कम इंटरेस्ट ही क्यों ना ले। क्वेश्चन नंबर 10 है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इनमें से किसके द्वारा बताया जाता है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। तो गिवन में से किसके द्वारा हम दर्शाते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इन्फ्लेशन। तो होता क्या है, इकोनॉमी में जब महंगाई होती है, उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं, एक बैलेंस जब इन्फ्लेशन जब होता है तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ देखा जा रहा है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको पता हो कि आरबीआई ने भी रखा हुआ है 4 ± 2 का, मतलब एक सर्टन एक्सटेंट पे होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना ही चाहिए इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, जब लोगों के हाथ में पैसे क्या होंगे, थोड़े कम होंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आरबीआई भी करता है, आरबीआई भी क्या करता है कि जब बैंक लोन कम देती है, ठीक है, लोन जब बैंक कम देती है लोगों को, तो जब महंगे इंटरेस्ट पे देती है लोगों को लोन, तो लोग क्या करते हैं, लोन जब लेते हैं तो उसका यूज़ एक सही जगह पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो महंगाई है, उसका यूज़ क्या होगा, सही जगह पे होगा। एक आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव जगह पे इन्वेस्ट करते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन में या अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे कंट्री में इकोनॉमी में ग्रोथ देखी जाती है इन्फ्लेशन के कारण। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4 ± 2 का रेशियो में होना चाहिए यहाँ पे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। होप कि आपको अच्छे लग रहे हैं ये वीडियोस, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए ईपीएफओ एग्जाम तक ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसी ये वीडियो सीरीज़। इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो जी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, और इसके जो आंसर है इसी वीडियो के आपको लास्ट पेज पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कल इसी वीडियो को पीडीएफ को ओपन करके एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।